हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम भारत की सेना के फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से बात करेंगे। उनसे बात होगी मिलिट्री लॉ पर, कोर्ट मार्शल की प्रोसीजर पर, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल किस तरीके से काम करता है, गलवान वैली में क्या कुछ हो रहा है, चीन से भारत को किस तरीके से डील करना चाहिए, किस तरह के ये डिस्प्यूट हैं, क्या चीन जो है वो हमारी जमीन पर है, क्या चीन वापस जाएगा। जनरल शाह का बड़ा डिस्टिंग्विश कैरियर रहा है आर्मी में। एक तो आप ये देखिए कि वो पैदा ही हुए हैं भारत की स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1948 में। वो पढ़े हैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल से। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इन जगहों पे वो कमीशन हुआ 1968 में। 1971 की जो पाकिस्तान से जंग हुई, बांग्लादेश जिसमें बना, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और लोंगेवाला जैसलमेर सेक्टर में वो मौजूद थे। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद और इंसर्जेंसी है उससे डील करने में उन्होंने बहुत साल लगाए। गुजरात राइट्स के दौरान भी जब आर्मी को बुलाया गया था वो उसको कमांड कर रहे थे। और जनरल शाह मेंबर भी रहे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के, जैसा मैंने आपको बताया। और उनको उनकी डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एक आर्मी के वेटरन भी हैं। अब हम उनसे आज चाइना वाले मसले पर और मिलिट्री लॉ वाले मसले पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शाह, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइए, कोर्ट मार्शल कैसे होता है? क्या उसमें नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस फॉलो होती है, नहीं फॉलो होती है? थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। बिल्कुल। नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस जरूर फॉलो होती है। देखिए, आसान काम नहीं है किसी को कोर्ट मार्शल करना। अगर कोई क्राइम या ऑफेंस करता है तो एक लिखा हुआ तरीका है कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसको फैक्ट्स जो है वो देती है। कमांडिंग ऑफिसर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पढ़ लेता है तो उसके सामने जो ऑफेंस जिसने किया था उसकी उसका ऑर्डरली रूम होता है और कमांडिंग ऑफिसर या तो उसको छोड़ देता है या डिसाइड करता है कि आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो डिसाइड करता है कि अगली आगे कार्रवाई होनी चाहिए तो एक प्रोसीजर है समरी ऑफ एविडेंस, यानी जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो लिखित में लिखे जाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफ समरी ऑफ एविडेंस के दौरान जो जिस रैंक ने ऑफेंस किया था उसको पूरी छूट होती है कि वो सवाल ले और जो कहना चाहता है एक स्टेटमेंट दाखिल करे। तो विटनेसेस से वो सवाल दर्जे कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद, समरी ऑफ एविडेंस के बाद, कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो उसको वो कोर्ट ऑफ या तो डिस्पोज कर दे या समरी ऑफ एविडेंस ऑर्डर कर दे। समरी ऑफ एविडेंस के बाद डिसाइड होता है कि उस शख्स को कोर्ट मार्शल किया जाए या नहीं। नाउ कोर्ट मार्शल के चार तरीके हैं। एक है समरी कोर्ट मार्शल जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा दे सकती है और इसमें 1 साल की सजा ये है समरी कोर्ट मार्शल का पावर। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल जो है वो 3 मेंबर कम से कम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं मगर कम से कम 3 मेंबर, और वो 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकती है। तीसरा है
समरी जनरल कोर्ट मार्शल, ये इमरजेंसीज के दौरान, ऑपरेशंस के दौरान, जब ऑफिसर्स की कमी होती है, ये समरी जनरल कोर्ट मार्शल जो है डेथ सेंटेंस या सजाए मौत दे सकती है। और लास्ट है जनरल कोर्ट मार्शल, जिसमें कम से कम 5 मेंबरान की जरूरत हो, और ये भी डेथ सेंटेंस पास कर सकती है, मगर डेथ सेंटेंस जो है वो सब मेंबर्स जब अग्री करें कि डेथ सेंटेंस देना चाहिए तभी लागू होगा। मतलब यूनानिमस एक भी होना चाहिए, एक मत से सब कहें तभी होगा, अगर डिसेंटिंग ओपिनियन है तो नहीं दिया जाए। जी, तो ये है कोर्ट मार्शल के तरीके, बहुत फेयर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रोफेसर फैजान, कि कोई भी यूनिट कोर्ट मार्शल नहीं करना चाहती, क्योंकि कोर्ट मार्शल के दौरान कई सीनियर ऑफिसर बंद हो जाते हैं कोर्ट मार्शल ड्यूटीज में, काम यूनिट में बिल्कुल रुक जाता है कोर्ट मार्शल के दौरान। तो फौज में कोर्ट मार्शल बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस को एडजुडिकेट करने में होता है। अच्छा सर, ये मैं जरा सा, आप उनके मेंबर रहे हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के, तो एक बहुत ब्रीफली सर, एक आध मिनट में इस ट्रिब्यूनल के बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2009 में खड़ी हुई थी, क्योंकि ये महसूस होता था कि जो लोग कोर्ट मार्शल सेंटेंस के खिलाफ अपील करते हैं, कई साल लग जाते हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को अथॉरिटी दी गई थी ऑफ ऑफ अ कोर्ट, यानी एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट मार्शल, यानी हाई कोर्ट के अथॉरिटी दी गई थी। और जब मैं 3 साल रहा तो हजारों केस हमने एडजुडिकेट किए। ये कोर्ट मार्शल सेंटेंस के खिलाफ खाली नहीं एडजुडिकेट करते, बट प्रमोशंस, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, पे पे एंड अलाउंसेस, इन पे भी रूलिंग देते हैं। तो बहुत सहूलियतें दी गई हैं जो अग्रीव्ड लोग हैं कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस के खिलाफ, या सर्विस कंडीशंस के खिलाफ, अगर उनको जस्टिस नहीं मिली। तीसरा सर सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो गैल्वन वैली में अभी प्रॉब्लम हुई, हमारे इतने 20-22 सोल्जर्स जो थे, उनकी जानें भी चली गई, तो क्या इस तरह के झगड़े इस एरिया में या बॉर्डर पे होते रहते हैं अक्सर, या ये कुछ एक बिल्कुल नई सी चीज हुई है? नहीं, झगड़े होते रहे हैं। कैजुअलिटीज जो हैं 1967 में हुई थी सिक्किम में, मगर वहां, जी, मगर वहां, 88 सोल्जर्स की डेथ हुई थी सिक्किम में। जी, मगर चाइनीज की 3 टाइम्स उससे ज्यादा। चाइनीज की कैजुअलिटी कभी भी गिननी नहीं चाहिए, अपनी कैजुअलिटीज पे रुझान जाना चाहिए। मगर मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने बताया कि चाइनीज गॉट अ ब्लडी नोज, यानी उनकी नाक में ऐसी चोट लगी कि खून बह गया। ऐसी छोट-मोट कार्रवाइयाँ होती रही हैं 1967 के बाद, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, उस पे अग्रीमेंट नहीं है चाइना और इंडिया का। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डीमिलिटराइज्ड जोन हमेशा रहा है इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी चाइना कुछ और करता था, हमारी कंट्री कुछ और कहती थी। तो इसी वजह से काफी भेड़ें हुई हैं, मगर ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। गलवान में जून 20 2020 में 20 हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं। मीडिया बतलाता है कि चाइनीज कैजुअलिटीज उससे ज्यादा हुई हैं, मगर इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी कैजुअलिटीज पर ध्यान देना चाहिए, कैसे हम कैजुअलिटीज बचाएं। तो गलवान वैली और पेंगोंगसो लेक में चाइनीज की कार्रवाई हुई है, इस वजह से, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
सर जरा, आप तो इतने साल बॉर्डर पे रहे हैं, 1971 की वॉर के भी वेटरन हैं आप। ये बताइए सर, चाइना की क्या स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके के मामलात में? अभी आपने हमको बताया था इंग्लिश वाले इंटरव्यू में कि उनके 5 फेजेस होते हैं, जरा हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए भी बताइए। तो चाइनीज जो है बड़े प्रेडिक्टेबल हैं, यानी आप बतला सकते हैं भाई क्या करेंगे। वो हर चीज सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं करते। वो हर चीज सोच समझ के करते हैं। और वो जाते हैं, जो उनका स्ट्रेटेजिक थिंकर था सुन जू। मेरे पास सुन जू की किताब है, 13 चैप्टर्स हैं। ये एक चाइनीज जनरल ने मुझे प्रेजेंट की थी। पैरा एक पैरा 6 चैप्टर 6 कहता है कि जो मुल्क पहले पहुंच जाए वो ही मास्टर है, यानी उसकी एडवांटेज है, उसको फायदा है। बिनिस्बत रिएक्शन, यानी आप जब दुश्मन की कार्रवाई देखेंगे फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे। तो अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप डिसएडवांटेज में हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इस बार रिएक्ट करा है। हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि चाइना जो है अव्वल दर्जे का एडवर्सरी है, यानी अगर नंबर 1 दुश्मन है पाकिस्तान नहीं, चाइना है। मगर हम लोग पाक सेंट्रिक हमेशा रहे हैं, तो ज्यादा हमारा हमारा रुझान जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ा था। हम ईस्टर्न बॉर्डर पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हाँ, ये डिफिशियंसी जो है अभी पूरी हो रही है। मगर जो सुन जू का चैप्टर 6 है वो चाइना ने बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो किया। उनकी बिल्डअप, उनका कंसंट्रेशन जो है, हमें उसको देख कर रिएक्ट करना पड़ा। तो पाकिस्तान की आर्मी के मामले में तो उससे हम बहुत सुपीरियर हैं, और पाकिस्तान कोई इंडिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चाइना से रियल मुकाबला है आपके हिसाब से? बिल्कुल। पाकिस्तान ने देख लिया कि वो कोई हिंदुस्तान की फौज के कि दे कैनॉट मैच, वो कोई सामना नहीं कर सकते। तभी उन्होंने ये कार्रवाई की 1000 कट्स, यानी हिंदुस्तान को चोट लगाए 1000 कट से। और इसी वजह से वो इंसर्जेंसी की कोशिश कर रहे हैं जेएनके में, और अभी पंजाब में भी उन्होंने कोशिश जारी की है। आतंकवाद के जरिए वो चोट पहुंचाते हैं। अच्छा सर, कश्मीर चाइना पे वापस लौटते हुए आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डोकलाम में 72 डेज के बाद मामला सॉर्ट आउट हो गया, तो ये गालवान में भी मामला अब सॉर्ट आउट हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये मुश्किल है। चाइना का मकसद था कि वो जो हिंदुस्तान ने नई रोड अ, ले दारबुक और दौलत बेग ओल्डी बनाई है, वो चाइनीज को बड़े परसीव करते हैं कि थ्रेट है। थ्रेट किसको? इस रोड को अगर हिंदुस्तान फौज यूज करेगी तो उनकी रोड जो है फ्रॉम फ्रॉम तिब्बत, लासा, अब नुकसान कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि जो हाइट्स इस रोड को डोमिनेट करती हैं उनको, उन पे कब्जा कर लें। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कि चाइना जो है अपने पोजीशन से हटेगी। अच्छा सर, ये आपको जो हमारे सोल्जर्स ने कोई फायरिंग नहीं की और ये लड़ाई झगड़ा हो गया, इतनी जानें चली गई, तो ये जो एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में 1996 में और उसके बाद रहा, आपको लगता है कि ये हमारे सोल्जर्स का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस तरह से नहीं छीना जाना चाहिए? ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो दिए गए यहाँ के, नो एस्केलेशन, मेरे ख्याल से ये गलत थे। 4 चीजें जो हैं फौजी के साथ हमेशा रहती हैं। पहले तो उसकी टोपी या हेलमेट, दूसरा उसकी पेटी या बेल्ट जिसमें हथियार या एम्युनिशन कैरी करता है, तीसरी चीज
उसके बूट, जिससे वो चल सकता है, कार्रवाई कर सकता है, और आखिरी में हथियार। हथियार जो है सबसे अहम चीज है जो कि फौजी की जिंदगी के लिए। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे थे कि नो एस्केलेशन के, बवाल जो है मत फैलाओ। तो इसकी वजह से हमारे जो हैं फौजी, अ, उनके हाथ बांधे गए और नहीं बांधने थे। उनको परमिशन दे देनी चाहिए थी, जो कि अब दी गई है, कि अगर उनकी जिंदगी पे खतरा है तो वे अपने हथियार इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है अब इंडियन गवर्नमेंट ने। अच्छा सर, हमारे देश में बहुत दिनों से ये बात चलती रही कि एक देश एक विधान और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक होगी, और एक देश और एक टैक्स जीएसटी होगा। गो के उसके अलग अलग स्लैब्स हैं टैक्स के, वो एक नहीं है। तो क्या सर एक बॉर्डर और एक फोर्स का कंसेप्ट है, या अलग अलग है इसमें कुछ मामला? देखिए, वन बॉर्डर, एक बॉर्डर एक फोर्स तो थ्योरी में है। मैं आपको बतलाऊं क्यों। देखिए, लद्दाख में फौज है और इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। मगर अफसोस यह है कि इंडियन इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के अंडर नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से ऑर्डर देती है। तो जो फौजी कमांडर है वो खाली दोस्ताने से ही, यानी इंटरपर्सनल रिलेशन से आईटीबीपी के साथ काम करता है। मेरे ख्याल से कि इसको जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। वन बॉर्डर वन फोर्स का मतलब ये होना चाहिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे इंडो म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल जो है वो बॉर्डर के लिए तैनात की गई है, मगर ऑफ कंट्रोल आर्मी के अंडर है। इसी तरीके से इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो है ऑफ कंट्रोल ऑफ द आर्मी के अंडर आ जानी चाहिए। आखिर में सर, ये अभी आपने सुजू की किताब दिखाते हुए ये बताया कि किसी चाइनीज जर्नल ने आपको दी। तो क्या अक्सर जी जो जर्नल्स होते हैं दो कंट्रीज के, उनमें अच्छे दोस्ताना भी कुछ माहौल कभी होता है? बिल्कुल, जब हम मिलते हैं तो बड़ा दोस्ताने का माहौल होता है। जब मैं डिप्टी चीफ था तो मैंने हमेशा चाइनीज को कौटिल्य की अर्थशास्त्र दी, ये किताब। उनको भी पता चल जाना चाहिए हम कि हमारी सोच क्या है। और मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिशियंस ने अर्थशास्त्र जरूर पढ़ी होगी, मगर उनको सुन त्जू की ऑन वॉर जरूर पढ़नी चाहिए। हमें देखना चाहिए। मेरे हमेशा जो मेरे मेंटर्स हैं वो हमेशा मेरे से कहते थे कि व्हेन यू आर अगेंस्ट द चाइनीज, थिंक लाइक अ चाइनामैन, रीड लाइक अ चाइनामैन एंड बिहेव लाइक अ चाइनामैन। यानी आपको पढ़ना चाहिए, आपकी सोच विचार बिल्कुल चीनी जैसी होनी चाहिए, आपकी हरकत बिल्कुल चीनी जैसी होनी चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए जो चीनी पढ़ता है। ये बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टाइम दिया। अंग्रेजी में भी हमारे सवालात के जवाब दिए और हिंदी में भी जवाब दिए। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान। जय हिंद। जय हिंद सर।